प्रिय विद्यार्थियों, मैं डॉक्टर अरुण व्यास, एसोसिएट प्रोफेसर जियोलॉजी, गवर्नमेंट बांगड़ कॉलेज डीडवाना। आज विद्यार्थियों मैं आपके साथ ज्वालामुखी वोल्केनो के संबंध में अपने व्याख्यान के द्वारा इससे संबंधित जानकारी आपके साथ साझा करूंगा। वोल्केनो, जैसा कि हम सब स्कूली शिक्षा से भी पढ़ते हुए आए हैं कि एक वो ऐसी एक्टिविटी जिसमें पृथ्वी के भूगर्भ में जो मैग्मा मोल्टन स्टेट में जो मटेरियल मिलता है, जिसे हम मैग्मा बोलते हैं, वो किसी चैनल के माध्यम से ऊपर सरफेस पर आकर एक विस्फोट के साथ जब उत्सर्जित होता है तो इस प्रक्रिया को हम ज्वालामुखी या वोल्केनो बोलते हैं। वोल्केनो से संबंधित जानकारी इस व्याख्यान में मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। ज्वालामुखी, जैसा मैंने बताया, भूपटल पर गहरे छिद्र या दरार जिसके माध्यम से होकर भूगर्भ की उष्ण गैसें, तरल द्रव, शैलखंड यानी कि तीनों स्टेट में जो मोल्टन स्टेट मटेरियल है वो तीनों स्टेट में गैस, लिक्विड और सॉलिड तीनों स्टेट में सामान्यतः प्रचंड विस्फोट के साथ बाहर निष्कासित होकर भूपृष्ठ पर फैल जाते हैं, ज्वालामुखी कहलाते हैं। ज्वालामुखी उद्गार में निष्कासित पदार्थ बहुधा मुख के चारों ओर शंकु रूपी आकृति में जमा हो जाता है, जिन्हें हम ज्वालामुखी शंकु या वोल्केनिक कॉन कहते हैं। अर्थात जो ये मोल्टन मटेरियल अर्थ की सरफेस के नीचे इकट्ठा हुआ रहता है, जिसे हम मैग्मा बोलते हैं, वो क्रस्ट पर एक ओपनिंग के द्वारा बाहर एक विस्फोट के साथ निष्कासित होता है और काफ़ी लंबे एरिया में फैल जाता है। जिस ओपनिंग के थ्रू ये विस्फोट होकर निकलता है, उस ओपनिंग को ज्वालामुखी शंकु या वोल्केनिक कॉन कहते हैं। ये ज्वालामुखी शंकु विभिन्न आकार और प्रकार के होते हैं और ये जो एक संरचना बनाते हैं उसमें क्रमिक ढाल यानी ग्रेडेड स्लोप या सीधी खड़ी ढाल दोनों होती है और इनकी ऊंचाई कुछ मीटर से लेकर कई हजार मीटर तक हो सकती है। और वोल्केनिक कॉन का जो बेस होता है, आधार होता है, उसका डायमीटर भी कुछ मीटर से लेकर कई किलोमीटर तक हो सकता है। ये इस डायग्राम में आप देखिए, वोल्केनिक डायग्राम, इसमें आप देख सकते हैं ये जो यहाँ पर ये क्रेटर, यहाँ ये क्रेटर है जिसे ओपनिंग के पास में मिलता है। यहाँ ये लावा नेक के थ्रू निकलता है। ये जब दूसरी वेंट्स के मार्फत निकलता है तो उसे हम डाइक्स बोलते हैं। ये नीचे मैग्मा चैम्बर है, यहाँ से ये ऊपर की ओर जाता है और जब ये कॉन्कॉर्डेंट बॉडीज़ के रूप में होता है तो इसे हम सिल बोलते हैं और डिस्कॉर्डेंट बॉडीज़ के रूप में होता है तो इसे हम डाइक्स बोलते हैं। ये इस डायग्राम में जो वोल्केनो के साथ फीचर्स निर्माण होते हैं उनके बारे में डायग्राम के द्वारा समझाया गया है। अभी जो मैंने आपको बात की कि ये भू सतह के नीचे, यहाँ ये देखिए भू सतह के नीचे इन एरियाज़ में मैग्मा चैम्बर हैं और ये मैग्मा चैम्बर्स अगर भू सतह के नीचे काफ़ी लंबे कई किलोमीटर क्षेत्र में फैला होता है तो उसे हम बैथोलिथ बोलते हैं। और जब ये नेक के मार्फत निकालते हैं
बाहर, तो उसे हम वोल्केनिक कंडुइट बोलते हैं। जब ये मैग्मा कॉन्कॉर्डेंट अवस्था में होता है तो इसको हम सिल बोलते हैं, और जब ये डिस्कॉर्डेंट अवस्था में होता है तो इसे हम डाइक बोलते हैं। सरफेस के ऊपर ये लावा फ्लोज लंबे एरिया तक फैल जाते हैं। ये रेडिएटिंग डाइक्स का डायग्राम यहाँ कैसे बनता है, इसके साथ जैसे मैंने कहा द्रव, ठोस और गैस तीनों अवस्थाओं में मटेरियल बाहर निकलता है, तो इसके साथ ऐश भी निकलती है, वोल्केनिक ऐश। तो ये ऐश फ्लो किस तरह से बन जाते हैं यहाँ ये दिखाया गया है। ये ऐश कॉन विथ वोल्केनिक डोम किस तरह से बनता है, ये सिंडर कॉन यहाँ समझाया गया है। और एक बड़ा वोल्केनिक प्लेटू पूरा भी अगर इस तरह का एरिया है जहाँ पर ये लंबे एरिया में फैल जाते हैं, तो प्लेटू का कैसे निर्माण करते हैं, लावा मीसा कैसे बनता है, ये इस डायग्राम के मार्फत से समझाने की कोशिश की गई है। ये वोल्केनिक कॉन का एक डायग्राम जिससे आप समझ सकते हैं, इसकी आकृति उल्टा कॉन रखते हैं उस हिसाब से दृष्टिगत होती है, इसलिए हम इसे ज्वालामुखी शंकु बोलते हैं। वोल्केनिक कॉन या ज्वालामुखी शंकु का ऊपरी भाग जब इन ड्यू कोर्स ऑफ टाइम कालांतर में ध्वस्त हो जाता है या कोलैप्स हो जाता है, तो उससे विशाल वृत्ताकार ग्रत का निर्माण होता है, जिसे हम ज्वालामुखी कुंड या काल्डेरा बोलते हैं। ये ज्वालामुखी छिद्र या दरार के ऊपरी भाग को ज्वालामुखी विवर या ज्वालामुख क्रैटर बोलते हैं। ज्वालामुखी विवर यानी क्रैटर का व्यास कुछ मीटर से लेकर कई किलोमीटर तक होता है, और इसके मध्य भाग में एक नलिका होती है जिसे हम वोल्केनिक पाइप या वोल्केनिक नेक बोलते हैं। ये वो एक वोल्केनिक कंडुइट है जिसके माध्यम से लावा, शैलखंड व गैसीय पदार्थ भूधरातल पर निष्कासित होते हैं। जो भूपृष्ठ के नीचे मोल्टन स्टेट में रॉक्स मिलती है उसे हम मैग्मा बोलते हैं, और वो जब इस वोल्केनिक नेक के मार्फत विस्फोट के साथ भू सतह पर प्रवाहित होती है तो उसी मैग्मा को हम लावा बोलते हैं। वोल्केनिक नेक से कई तरह की शाखाएं निकलती है जो ज्वालामुखी शंखों को विभिन्न जगहों से भेजती है, तथा इनसे भी लावा निष्कासित होता रहता है, तथा इनके मुख के पास अपेक्षाकृत छोटे क्रैटर और वोल्केनिक कॉन का निर्माण होता है। इन्हें हम पैरासिटिक कॉन्स या लेटरल वोल्केनो बोलते हैं। अब ये जो वोल्केनिक इरप्शन होते हैं ये 3 प्रकार के होते हैं: विद्रीय उद्गार, केंद्रीय उद्गार और निश्चित उद्गार, अर्थात फिशर इरप्शन, सेंट्रल इरप्शन और इफ्यूजिव इरप्शन। जो विद्रीय उद्गार या फिशर इरप्शंस हैं उनमें गर्म लावा या मैग्मा धरातल के दीर्घ विद्रोह से निष्कासित होता है। बड़े बड़े जो होल्स होते हैं उनके माध्यम से ये बाहर एक्सप्लोजन के साथ फ्लो करता है। जबकि सेंट्रल इरप्शन या केंद्रीय उद्गार में तप्त लावा, शैलखंड व गैसीय पदार्थ इत्यादि का निष्कासन केंद्रीय मुख से होता है, इसीलिए इन्हें सेंट्रल इरप्शन कहते हैं। जबकि तीसरे प्रकार के एफ्यूजिव इरप्शन या निसृत उद्गार में पृथ्वी के ठंडे होने की द्वितीय दशा में जो पृथ्वी की मोटी पपड़ी को मैग्मा द्रवित ज्वालामुखी पदार्थ जो भूगर्भ में पृथ्वी के सतह के नीचे प्रवाहित होता है तोड़कर बाहर नहीं निकल पाने के कारण निलबड़ व दरार वाले क्षेत्रों से प्रवाहित होता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो निश्चित उद्गार हैं वो कम शक्तिशाली और बिना विस्फोट के शांत स्वभाव के सरफेस के ऊपर वीक जोन्स के मार्फत बाहर फ्लो होते हैं। गैस की मात्रा और दबाव और लावा तप्त द्रवित ज्वालामुखी पदार्थ जो भूगर्भ से विस्फोट के साथ बाहर आकर पृथ्वी की भू सतह पर प्रवाहित होता है के गुणधर्म के आधार पर सेंट्रल इरप्शन के जो वोल्केनिक टाइप्स हैं उन्हें हम 6 भागों में विभक्त करते हैं। ये किस तरह से उनकी आकृति बनती है, कि कैसे पदार्थ उनमें से निकलते हैं, इनके आधार पर ये 6 प्रकार केंद्रीय उद्गार के हैं। उन 6 में सबसे पहले हवाई प्ररूप
हवाई द्वीप में इस प्रकार के प्ररूप में बिना विस्फोट के तरल लावा के उद्गार शांत रूप से प्रवाहित होते हैं और इनका फैलाव विस्तृत होता है तथा इनके अंदर गैस की मात्रा कम होती है। दूसरा जो केंद्रीय उद्गार का स्वरूप है उसे हम स्ट्रोम्बोलियन प्ररूप कहते हैं। इसमें साधारण विस्फोट वाले उद्गारों में कम गतिशील प्रज्वलित लावा का निष्कासन होता है और एक निश्चित अंतराल के पश्चात ये होता रहता है। यदा कदा इसमें विस्फोट के साथ प्रज्वलित गैस के बादल भी निकलते हैं। तीसरा जो प्ररूप है सेंट्रल इरप्शन का उसे हम वल्केनियन प्ररूप या वल्केनियन टाइप कहते हैं। ये विस्फोटिक प्रवृत्ति के उद्गार में लावा की श्यानता अधिक होने के कारण विवर में ही संपीड़ित हो जाता है। इस आवरण के नीचे गैसें इकट्ठी हो जाती है तथा कुछ समयावधि उपरांत ऊपरी आवरण को फोड़कर विस्फोट के साथ उद्गार से काले भूरे रंग के गोभी के फूल के आकार के विशाल बादल ऊंचाइयों की ओर ऊपर उठते हुए दिखाई देते हैं। ये प्ररूप भी आवर्ती प्रवृत्ति के होते हैं, यानी साइक्लिक होते हैं। एक समय काल के बाद इनकी पुनरावृत्ति होती है। चौथा जो प्ररूप है केंद्रीय उद्गार का उसे हम विसुवियस प्ररूप कहते हैं। इस प्ररूप में भी गोभी के फूल के समान ही प्रज्वलित गैस के विशाल बादल उठते हैं, किंतु इनमें दीर्घ अवधि की निष्क्रियता अथवा अति अल्प सक्रियता के पश्चात तेज विस्फोट के साथ लावा तथा गैसों का उद्गार होता है। यानी इनकी निष्क्रियता लंबे समय तक रहती है और सक्रियता बहुत कम समय तक। इसमें अधिक ज्वालामुखसिक्त पदार्थ यानी पायरोक्लास्ट में राख भी निष्कासित होती है, जो वोल्केनिक ऐश जिसको हम बोलते हैं। पांचवा प्ररूप है केंद्रीय उद्गार का प्लीनियन प्ररूप। यह विसुवियस प्ररूप का ही उद्गार है तथा इसमें प्रचंड विस्फोटन के साथ विशाल गैसों का निष्कासन गोलाकार बादलों के रूप में फैलाव लिए हुए होता है। छठा केंद्रीय उद्गार का जो प्ररूप है उसे हम पीलियन प्ररूप कहते हैं। यह सर्वाधिक प्रचंड वाला विस्फोटक उद्गार है। इस प्ररूप में लावा की श्यानता अधिक होती है, अतः इस कारण ज्वालामुखी नाल को अवरुद्ध कर देता है। ज़्यादा विस्कोसिटी होने के कारण जो वोल्केनिक नेक या वोल्केनिक पाइप है वो ही अवरुद्ध हो जाती है। अतः इस कारण ज्वालामुखी नाल अवरुद्ध हो जाने के फलस्वरूप गैस युक्त लावा के आघात से ज्वालामुखी शंकु के पार्श्व फट जाने से इन दरारों से प्रज्वलित गैस युक्त लावा अवगाव से समान शंकु की डालों पर लुढ़कता है। ये 6 प्रकार के केंद्रीय उद्गार आपके साथ मैंने साझा किए। इन केंद्रीय उद्गार के 6 प्रारूपों के किस तरह से इनकी संरचना दिखती है वो इस स्लाइड में दिखाई गई है। आप देखिए, ये प्रारूप हवाई प्रारूप, ये वोल्केनियन प्रारूप, ये स्ट्रोम्बोलियन प्रारूप, ये पीलियन प्रारूप, ये विसुवियस प्रारूप और ये प्लीनियन प्रारूप। ये 6 प्रकार के केंद्रीय उद्गारों के डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन आपको समझाने के लिए दिखाए गए हैं। अब सक्रियता के आधार पर ज्वालामुखी 3 प्रकार के होते हैं। जिन ज्वालामुखी से लगातार उद्गार निकलते रहते हैं, यानी वो ज्वालामुखी जिनसे लगातार लावा निकलता रहता है, ऐसे ज्वालामुखी को क्रियाशील ज्वालामुखी या एक्टिव वोल्केनो कहते हैं। जबकि कुछ ज्वालामुखी कुछ समयावधि के अंतराल में उद्गीर्ण होते हैं और प्रसुप्त ज्वालामुखी या डॉर्मेंट वोल्केनो कहलाते हैं। यानी कि कुछ समय अवधि तक वो एक्टिव रहते हैं, उसके बाद शांत हो जाते हैं और कुछ समय पश्चात पुनः एक्टिव हो जाते हैं। तो जब तक वो शांत रहते हैं तो पता नहीं चलता, तो उस समय उन्हें हम डॉर्मेंट वोल्केनो कहते हैं। तीसरे प्रकार के ज्वालामुखी में वर्तमान में उद्गार होता ही नहीं है और इन्हें निर्वापित या विलुप्त ज्वालामुखी एक्सटिंक्ट वोल्केनो कहते हैं। इन द पास्ट दे हैव द हिस्ट्री ऑफ वोल्केनिक एक्टिविटी, परंतु यदा कदा इनसे भी अचानक उद्गार होने की संभावना बनी रहती है। और जब ज्वालामुखी महासागर की तली में विभिन्न गहराइयों में मिलते हैं तो ऐसे ज्वालामुखी को हम समुद्री ज्वालामुखी या सबमराइन वोल्केनो कहते हैं। अब जब ज्वालामुखी आता है तो उनके साथ, जैसे मैंने कहा, पायरोक्लास्ट
एक्सप्लोजन के साथ बाहर निकलता है और उसमें तीनों स्टेट में लिक्विड, गैस और सॉलिड में मटेरियल होता है। जो गैसियस कंटेंट होते हैं उसके संदर्भ में ज्वालामुखी उद्गार में गैसीय पदार्थ में जल वाष्प तथा उसके साथ गैसें H2S, SO2, HCl, कार्बन डाइऑक्साइड, HF, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन तथा बोरिक अम्ल के अलावा लौह, पोटेशियम और अन्य धातुओं के वाष्पशील क्लोराइड निकलते रहते हैं। ज्वालामुखी का लावा इसमें उपलब्ध सिलिका की मात्रा के अनुसार अधिसिलिक यानी एसिडिक, मध्यसिलिक यानी इंटरमीडिएट और एल्कलाइन होता है। जब सिलिका की मात्रा अधिक होती है तो उसे एसिडिक, और मध्य वैल्यू में अगर है सिलिका तो उसे हम इंटरमीडिएट, और सिलिका की मात्रा कम है तो उसे हम क्षारीय या एल्कलाइन बोलते हैं। ज्वालामुखी के दौरान उद्गीर्ण होने वाले ठोस पदार्थ विभिन्न आकार के होते हैं, उनकी साइज अलग अलग होती है। अगर वो साइज 2.5 सेंटीमीटर से कम के हैं तो उसे हम ज्वालामुखी धूल, ज्वालामुखी सिंडर बोलते हैं, और उससे अधिक होने पर उन्हें ज्वालामुखी अस्मक या लेपिली और ज्वालामुखी बम बोलते हैं, जिनकी साइज 2.5 सेंटीमीटर से लेकर 30 मीटर तक हो सकती है। ये ज्वालामुखी सिक्त पदार्थ या वोल्केनिक पायरोक्लास्ट कहलाते हैं। पृथ्वी की गहराई में तापमान में वृद्धि होने के कारण, जिसे हम जियोथर्मल ग्रेडियंट बोलते हैं, 40 से 60 किलोमीटर की नीचे स्थित गहराई में टेम्परेचर कई हजार फ़ारेनहाइट तक पहुंच जाता है। इस कारण जो रॉक्स वहाँ हैं वो पिघली हुई अवस्था में होती है, परंतु गहराई में दाब की वृद्धि होने के कारण इन चट्टानों का गलनांक भी बढ़ जाता है, और जब पटल विरूपण यानी डायस्ट्रोफिज्म की प्रक्रिया के कारण इन तप्त सेलों पर दबाव कम होता है तो ये पिघलकर मैग्मा में तब्दील हो जाती है और दरारों के माध्यम से भूधरातल पर लावा के रूप में प्रवाहित होती है। अतः पटल विरूपण या डायस्ट्रोफिज्म के कारण ही भू संचलन वाले क्षेत्रों में ज्वालामुखी आते हैं। पृथ्वी की आंतरिक हलचल की बाह्य अभिव्यक्ति के रूप में हम भूकंप और ज्वालामुखी की प्रक्रियाओं को देखते हैं। अतः पृथ्वी पर जहाँ भूकंप के क्षेत्र हैं उन्हीं इलाकों में वो जो दो इम्पोर्टेंट दो कटिबंध है जहाँ पर अधिकतर भूकंप आते हैं, उसमें से एक है परिप्रशांत कटिबंध यानी सरकम पैसिफिक बेल्ट, और दूसरा है भूमध्य कटिबंध क्षेत्र यानी मेडिटेरेनियन बेल्ट। इन दोनों क्षेत्रों में ही ज्वालामुखियों का भी अधिकतर भौगोलिक वितरण मिलता है। ज्वालामुखी उद्गारों के कारण अपार जन धन की हानि होती है तथा विशाल मात्रा के ज्वालामुखियों ने कई शहरों और सभ्यताओं को नष्ट कर दिया। और हम जैसा कि जानते हैं मेसोजोइक काल में डायनासोर का विलुप्त होने का एक महत्वपूर्ण कारक उस समय क्रिटेशियस कालखंड में ज्वालामुखियों का अधिक मात्रा में आना एक संभावित कारण माना गया है। जहाँ तक भारत के संदर्भ में अगर अपन ज्वालामुखी की बात करें तो अंडमान और निकोबार द्वीप समूह जो पोर्ट ब्लेयर के उत्तर पूर्व में है, बैरन द्वीप एक ज्वालामुखी द्वीप है। 2017 और 1991 और 1995 में बैरन द्वीप ज्वालामुखी अंतिम बार सक्रिय अवस्था में देखा गया। नारकंडम जो बैरन द्वीप के उत्तर पूर्व में है, भारत में एक और ज्वालामुखी द्वीप है। हाल के दिनों में नारकंडम ज्वालामुखी सक्रिय नहीं रहा है। इनके अलावा भारत के अन्य हिस्सों में अभी कहीं पे भी वर्तमान समय में कोई ज्वालामुखी सक्रिय अवस्था में नहीं मिलता है। लेकिन इन द पास्ट जियोलॉजिकल हिस्ट्री में कई ऐसे दौर आए जिस समय भारत में ज्वालामुखी सक्रिय रहे। ये वर्ल्ड का एक मैप है जिसमें अलग प्लेट्स के साथ रिंग ऑफ फायर दर्शाया गया है। ये वो जितनी भी प्लेट बाउंड्रीज हैं ये सब वो क्षेत्र हैं जहाँ पर
भूकंप और ज्वालामुखी की सक्रियता बनी रहती है। जैसे मैंने कहा, भारत में इन द पास्ट वोल्केनिक एक्टिविटीज़ के एपिसोड्स रहे हैं। अगर हम राजस्थान के बारे में बात करें तो जो प्री कैम्ब्रियन टाइम था, यानी आज से लगभग 75 करोड़ वर्ष पूर्व, अराउंड 745 मिलियन ईयर्स अगो, राजस्थान के पश्चिमी भाग में मालानी वोल्केनिक्स का दौर चला था और उस समय मालानी रायोलाइट्स निक्षेपित हुए। इस स्लाइड में आप देख सकते हैं कि ये वेस्टर्न राजस्थान का वो इलाका जहाँ पर ये मालानी वोल्केनिक्स एक्टिविटी सक्रिय थी। ये जोधपुर का पार्ट, और ये इसमें इस भाग में हम देख सकते हैं कि जोधपुर में मेहरानगढ़ फोर्ट के पास ये जो जसवंत थड़ा है, इसके बैक यार्ड में जितना भी ये पार्ट है वो सारा का सारा इग्नम्ब्राइट या हम कहें मालानी रायोलाइट से भरा हुआ नज़र आता है, जो कि संकेत करता है कि 75 करोड़ वर्ष पूर्व पश्चिमी राजस्थान में वोल्केनी एक्टिविटी रही। इसी के अलावा जैसे मैंने कहा, मेसोजोइक्स के समाप्ति के समय अर्थात क्रिटेशियस जब अपनी समाप्ति की अवस्था में था, तो लगभग 65-66 मिलियन ईयर्स अगो, यानी लगभग 6.5 करोड़ वर्ष पहले महाराष्ट्र का अधिकतर भाग, जिसमें आप ये इस डायग्राम में देख सकते हैं, ये वाला भाग, ये डेक्कन वोल्केनिक्स के सक्रिय दौर का गवाह रहा। यहाँ इस चित्र में आप डेक्कन वोल्केनिक्स के पहाड़ों को देख सकते हैं। ये ज्वालामुखी के कुछ दृश्य जिनके साथ मैं आज के इस व्याख्यान को समाप्ति की ओर ले जा रहा हूँ। ये ज्वालामुखी के विभिन्न चित्र, इसमें आप देखिए गैस भी निकल रही है। ये विशाल एरिया में वोल्केनिक एक्टिविटीज़ के कारण बने हुए पहाड़, ये एक वोल्केनिक क्रैटर जैसा दृश्य जिसमें ये झील है वो नज़र आ रही है। इस तरह से हम वोल्केनोस के बारे में एक सामान्य जानकारी आपके साथ मैंने साझा की।